आप देख रहे हैं राजधर्म, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियासी शतरंज की नई बिसात बिछा दी है। आज मोदी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हुआ, लेकिन उसमें शिवसेना से कोई शामिल नहीं हुआ। अनिल देसाई कैबिनेट में शामिल होने के लिए दिल्ली आए भी तो बैरंग मुंबई वापस लौट गए। लेकिन शाम को उद्धव ठाकरे सामने आए तो सुबह से लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी उस पर उन्होंने विराम लगा दिया। उद्धव ने बीजेपी के साथ रिश्ता तोड़ने का ऐलान नहीं किया, सिर्फ बीजेपी को संदेश दिया कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो बड़ा फैसला लेंगे। अब 48 घंटे तक महाराष्ट्र को लेकर फिर से सस्पेंस बना रहेगा। दिल्ली में मोदी कैबिनेट के पहले विस्तार के तुरंत बाद ही फोकस दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गई। वजह क्या थी, उसे दो तस्वीरों से समझा जा सकता है। पहली तो ये कि मोदी ने शिवसेना के नेता रहे सुरेश प्रभु को अपनाकर उन्हें कैबिनेट में शामिल कर लिया। द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और दूसरी वजह ये कि अनिल देसाई को दिल्ली से मुंबई बैरंग लौटना पड़ा। सियासत के इन दो किरदारों की अहमियत ये है कि सुरेश प्रभु मोदी के पसंदीदा थे, इसीलिए वो कैबिनेट मंत्री बने। वहीं अनिल देसाई उद्धव ठाकरे की पसंद थे, इसीलिए बीजेपी ने उन्हें तवज्जो नहीं दी। इन दो तस्वीरों के सामने आने के बाद पूरे देश की नजर उद्धव ठाकरे पर थी। देश को इंतजार था कि उद्धव आखिर क्या फैसला लेते हैं, लेकिन उद्धव सामने आए तो सब कुछ एक बार फिर कटमट हो गया। बीजेपी और शिवसेना के रिश्तों को लेकर न तस्वीर साफ हुई और न ही कोई फाइनल फैसला हुआ। उद्धव ने ये कहकर मामला लटका दिया कि बीजेपी अगर एनसीपी का समर्थन लेती है तो शिवसेना उसके साथ नहीं जाएगी और विपक्ष में बैठेगी। मैं यही कहता हूँ, अगर हमें मंजूर नहीं होगी, ऐसी कुछ बात होगी तो हम विपक्ष में बैठेंगे और हम जनता के साथ रहेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि इससे पहले पार्टी विधायक दल की बैठक में एकनाथ शिंदे को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम सत्ता में रहे न रहे, लेकिन राज्य के हित में काम करते रहेंगे। शिवसेना का आज गठनेता चुना गया। यहाँ पे पूरे विधायकों की मीटिंग थी। एकनाथ शिंदे जी को शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी की तरफ से आज गठनेता चुना गया। अब जब विश्वास दर्शक यहाँ पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, उसमें शिवसेना की भूमिका, जो भी हमारा रोल रहेगा, वो स्पष्ट होगा। वहीं एक और अहम मुद्दे पर उद्धव ने रुख साफ नहीं किया, और वो ये कि क्या केंद्र में वो मोदी सरकार से खुद को अलग करेंगी या नहीं। पत्रकारों ने जब उद्धव से ये सवाल पूछा तो उन्होंने कह दिया कि इस बारे में फैसला वो जल्द लेंगे। 2 दिन अभी बाकी है। कल तो सारे विधायक है, नए जो चुने गए विधायक है वो अपनी शपथ ग्रहण करेंगे। परसों के दिन शायद अध्यक्ष जी का चुनाव होगा और उसके बाद पता चलेगा। उद्धव ने जो किया और जो कुछ कहा, उसके पीछे उनकी मंशा साफ नजर आती है। उद्धव ने बीजेपी से रिश्ते पर पूर्ण विराम इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि उन्हें अब भी गुंजाइश दिखती है। उद्धव के मन में ये बात है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इसीलिए उन्होंने एक बार फिर गेंद बीजेपी के पाले में डालकर 48 घंटे का वक्त दे दिया है और साफ कर दिया है कि वो पहल नहीं करेंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं है और ना ही कोई जरूरत है, ना ही मेरी मजबूरी है। मैं तो अकेला चलो रही, आज तो चलता आया हूँ, आगे भी जा सकता हूँ। अभी भी उन्हें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी उनको ज्यादा मंत्रालय दे देगी। दोनों राजनीतिक दल सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई विचारधारा की लड़ाई नहीं है। शिवसेना ज्यादा मंत्री पद चाहती है, भारतीय जनता पार्टी देना नहीं चाहती है, वो ज्यादा मंत्री पद एंजॉय करना चाहती है। सत्ता की लड़ाई है। सोमवार यानी कल से महाराष्ट्र विधानमंडल का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। उसके ठीक बाद 12 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी को विश्वास मत हासिल करना है। देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव रखेंगे। एनसीपी अगर अपने 41 विधायकों के साथ विश्वास मत के दौरान गैर हाजिर रहती है तो बीजेपी की सरकार बच जाएगी, लेकिन बीजेपी के लिए एनसीपी का साथ लेना मुश्किल होगा। वजह साफ है, जिस एनसीपी को पूरे चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के दूसरे नेता पानी पी पी कर कोसते थे, उसके सहयोग से सरकार बनाकर बीजेपी जनता को क्या मुंह दिखाएगी। वहीं एनसीपी की बात करें
तो उसके बैकडोर सपोर्ट के पीछे दो वजह मानी जा रही है। एक तो सिंचाई घोटाले में पार्टी के बड़े नेता अजीत पवार की गर्दन फंसी है, तो दूसरी ओर माना यह भी जा रहा है कि शरद पवार बीसीसीआई अध्यक्ष बनना चाहते हैं, जिसके लिए बीजेपी का सपोर्ट जरूरी होगा। उधर शिवसेना इस बात को समझ रही है, इसीलिए वो अपनी पुरानी शर्त पर अड़ी है और डिप्टी सीएम के साथ साथ 6 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री की मांग को लेकर बीजेपी के जवाब का अब तक इंतजार कर रही है। उद्धव ने साफ कर दिया है कि जब तक महाराष्ट्र पर फैसला नहीं होगा, दिल्ली को लेकर वो कोई बात नहीं करेंगे। दिल्ली से राकेश कुमार सिंह और मुंबई से अभिषेक शर्मा के साथ मनीष अवस्थी, मुंबई, इंडिया न्यूज। और इस वक्त मुंबई में बीजेपी की बैठक चल रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा, उसके बाद बीजेपी आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए बैठी है। वहीं उद्धव ठाकरे ने कल शाम अपने पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई है, लेकिन इसके पहले आज कैबिनेट विस्तार में जिस तरह से उद्धव की मर्जी को दरकिनार करके मोदी ने सुरेश प्रभु को मंत्री बनाया, उससे साफ हो गया है कि बीजेपी अब शिवसेना की किसी भी मांग को मानने वाली नहीं। राजनीति के रंगमंच पर कब, कौन और कैसे अचानक सबसे बड़ा किरदार बन जाए, ये कह, सुन और समझ पाना शायद इतना आसान नहीं। श्री सुरेश प्रभु। यही वजह है कि साधारण कदकाठी के सीधे साधे नेता का नाम जब राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में गूंजा, तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक के सियासी गलियारों में उथल पुथल के संकेत साफ नजर आए। सुरेश प्रभाकर प्रभु, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जी हाँ, ये वो नेता है जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवसेना की एक बार भी परवाह नहीं की और अपने पहले कैबिनेट विस्तार में सीधे कैबिनेट मंत्री बना दिया। मैं सुरेश प्रभाकर प्रभु ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री मोदी के लिए सुरेश प्रभु क्या अहमियत रखते हैं, इसका अंदाजा पूरे देश को उस पल ही लग गया जब इस कैबिनेट विस्तार के सबसे बड़े चेहरे मनोहर पर्रिकर के ठीक बाद सुरेश प्रभु को शपथ दिलाने के लिए बुलाया गया। सुरेश प्रभु के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवसेना की परवाह क्यों नहीं, आपको ये बताएं। उससे पहले आपको बताते हैं कि इस मामले में शिवसेना और बीजेपी में क्या पेच फंसा था। दरअसल सुरेश प्रभु शिवसेना के ऐसे नेता रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे और उनके बीच पिछले कई साल से अनबन है और सुरेश प्रभु सिर्फ कहने के लिए ही शिवसेना के नेता थे, जबकि उनका मन बीजेपी के काम में लगता था। और यही वजह है कि सुरेश प्रभु ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मोदी के साथ मिलकर काम भी किया था। मोदी के करीबी होने की वजह से ही उद्धव ने यह मन बना लिया था कि अगर उनकी चली तो वो सुरेश प्रभु को मंत्री नहीं बनने देंगे। और इसी वजह से उद्धव ने बीजेपी को यह संदेश भी भिजवा दिया था कि दिल्ली के लिए उनकी पसंद अनिल देसाई है। अगर बीजेपी को सुरेश प्रभु को मंत्री बनाना है तो वो उन्हें बीजेपी के कोटे से मंत्री बनाए। कल पूरे दिन दोपहर, सुबह, रात तक चली, नहीं हुआ, फिर भी निमंत्रण जो आपका प्रपोजल था मंत्री पद का, उसका जो सम्मान रखना था, उसके लिए उद्धव जी ने हमको दिल्ली भेजा। हम दिल्ली गए, लेकिन एयरपोर्ट पे उतरने के बाद उद्धव जी से जब बात हुई तब उस भी दरमियान कोई भी बीजेपी लीडरशिप के साथ में इस बात पर क्लैरिटी नहीं आई, कुछ भी बातें ना हो सकी। लेकिन उधर बीजेपी ने भी मन पक्का कर लिया था कि उद्धव की कोई शर्त नहीं मानना और इसीलिए सुरेश प्रभु को मंत्री बनाने से पहले मोदी ने उन्हें अपना लिया। सुबह सुबह ही सुरेश प्रभु ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। हालांकि जब वो शपथ ले रहे थे तब तक देश के लोगों को ये मालूम भी नहीं था कि सुरेश प्रभु बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।
सुरेश प्रभु मोदी सरकार में मंत्री बनने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के घर पहुंचे और उनसे आशीर्वाद भी लिया। आज भी मुझे वो दिन याद है जब अटल जी की सरकार पहली बार आई थी। 13 दिन की वो सरकार थी और अटल जी का फोन आया था बाला साहब को कि बाला साहब आपकी ओर से आप किसे मंत्री बनाना चाहते हो, तो बाला साहब ने सुरेश प्रभु जी का नाम दिया था। दुर्भाग्य की बात है आज वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि सुरेश प्रभु इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री थे। पहली बार उन्हें इंडस्ट्री मंत्री बनाया गया था। इसके बाद उन्हें पर्यावरण मंत्रालय का कार्यभार दिया गया था और उसके बाद वो ऊर्जा मंत्री भी बनाए गए। ऊर्जा मंत्री के तौर पर मंत्रालय के कामकाज को नई दिशा देकर उन्होंने काफी वाहवाही भी बटोरी थी। सुरेश प्रभु कोंकण क्षेत्र की राजापुर लोकसभा सीट से 4 बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि 2009 के आम चुनावों में वो हार गए थे। इस वक्त वो संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन सूत्रों से खबर ये भी मिल रही है कि बीजेपी सुरेश प्रभु को हरियाणा से राज्यसभा में लाएगी। आपको बता दें कि इस बीच कई बिजली, कोयला और ऊर्जा विकास संबंधी सलाहकार समूह के प्रमुख पद पर उन्हें नियुक्त किए जाने से ही ये संकेत मिल रहे थे कि वो मोदी की गुड बुक में है। सुरेश प्रभु को ब्रिस्बेन में होने वाली समूह 20 की शिखर बैठक में प्रधानमंत्री की सहायता के लिए मोदी का शेरपा भी नियुक्त किया गया है। मुंबई से मनीष अवस्थी और अभिषेक शर्मा के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। यूपी और बिहार का मंत्रिमंडल में रखा गया है खास ध्यान, दिखाएंगे आपको। ब्रेक के बाद एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। राजधर्म मोदी ने अपने नए मंत्रिमंडल के जरिए अगले साल होने वाले बिहार चुनाव को लेकर भी सियासी शतरंज बिछा दी है। बिहार से जिन लोगों को मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है, उनमें रामकृपाल यादव का नाम सबसे अहम है। इस नाम के जरिए मोदी ने बिहार के 12% यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश की। मैं रामकृपाल यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी कैबिनेट में नया मंत्रिमंडल बिहार की राजनीति में उथल-पुथल मचाने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के जरिए जिन मोहरों को बिसात पर बिठाया है, वो बिहार के सियासी समीकरणों में सेंध लगाने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अभी तक जो असंतुलन या जो संकुचित मंत्रिमंडल था, उसका विस्तार करके कोशिश की गई है कि आगे जो राज्य जहां पर अभी भाजपा को बढ़त नहीं मिली है, खासतौर से बिहार में जो नीतीश और लालू का गठजोड़ हुआ है, उसको बैलेंस करने की कोशिश, उसको संतुलित करने की कोशिश मोदी सरकार ने इस बार की है। लोकसभा चुनाव में मोदी की सुनामी को नीतीश संभाल नहीं पाए, लिहाजा आगामी विधानसभा चुनाव में मोदी की आंधी को काबू में करने के लिए नीतीश ने अपने धुर विरोधी लालू से हाथ मिला लिया, ताकि बिहार के जातीय समीकरणों में मोदी सेंध न लगा पाए। महाराष्ट्र, हरियाणा के चुनाव में मोदी की जीत ने नीतीश और लालू के खौफ को और बढ़ा दिया। इससे पहले कि लालू और नीतीश को रणनीति बनाते, मोदी ने रामकृपाल यादव को मंत्री बनाकर एक और दांव चल दिया। रामकृपाल यादव किसी जमाने में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी और उनके हनुमान माने जाते थे, लेकिन परिवार प्रेम में लालू ने अपने ही हनुमान को हवा में उड़ा दिया। बेटी मीसा भारती के लिए लालू ने रामकृपाल से पाटलिपुत्र की सीट छीन ली, लेकिन रामकृपाल ने बीजेपी का दामन थामकर पाटलिपुत्र से लालू की बेटी मीसा को धूल चटा दी। रामकृपाल यादव जब तक आरजेडी में रहे, उन्हें मंत्री पद नसीब नहीं हुआ, न तो राज्य में और न ही केंद्र में, लेकिन फिर भी रामकृपाल यादव लालू के लिए हनुमान बने रहे। जैसे ही रामकृपाल ने बीजेपी का दामन थामा, उन्हें मोदी ने सीधे मंत्री बना दिया। ये रामकृपाल के सियासी करियर के लिए तो शानदार रहा ही, साथ ही उस लालू के लिए बड़ा झटका रहा जिन्होंने रामकृपाल को पार्टी में रहते हुए कोई तवज्जो नहीं दी। मोदी ने बिहार में लालू के समर्थकों की इसी दुखती रग पर हाथ रखा है और बिहार में 12% यादव वोट बैंक में जोरदार सेंधमारी की है। बहुत सोच समझकर नरेंद्र मोदी ने इस बार मंत्रिमंडल विस्तार किया है और इसमें जिन मंत्रियों को बिहार से खास तौर से तरजीह दी गई है,
वो निश्चित तौर पे आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके लिए कारगर होंगे और जमीन पर ध्रुवीकरण करेंगे। रामकृपाल जमीनी स्तर के नेता रहे हैं। 1992 से 93 के बीच वो पटना नगर निगम में उप मेयर रहे और 93 से 96 के बीच विधान परिषद के सदस्य रहे, लेकिन चुनावी राजनीति में भी वो नौसिखिए नहीं है। मई 2014 के आम चुनाव के जरिए रामकृपाल ने लोकसभा में चौथी बार एंट्री मारी है, जिनमें पिछले 3 चुनाव वो आरजेडी के टिकट पर जीते थे। निर्वहन के लिए ऐसा करना, लेकिन अब वो बिहार में मोदी के मजबूत खेवनहार होंगे। या प्रकट नहीं करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सिर्फ विरोधियों को ही नहीं, मोदी ने उन मठाधीशों को भी सबक सिखाने की कोशिश की है जो अब तक बिहार में अपने आप को बीजेपी के बिग बॉस समझते थे। मैं गिरिराज सिंह, मैं राजीव प्रताप रूडी, मैं रामकृपाल यादव। मोदी की नई चुनावी शतरंज में विरोधियों के लिए सबक है तो अपनों के लिए सीख भी। बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके सुशील कुमार मोदी और बिहार सरकार में विपक्ष की कमान संभाल रहे नंदकिशोर यादव का कद मोदी मंत्रिमंडल के नए विस्तार से पहले तक जो था उसमें जबरदस्त गिरावट आई है, और ये हुआ है उन चेहरों की वजह से जिसे मोदी ने अपने नए मंत्रिमंडल में जगह दी है। रामकृपाल को राज्य मंत्री बनाकर मोदी ने एक तीर से बाहर और भीतर दोनों निशाने साधे हैं। बीजेपी में नंदकिशोर यादव जिस वोट बैंक के अगुवा बने हुए थे, उस वोट बैंक के लिए मोदी ने रामकृपाल को खड़ा कर दिया, और ये तो जाहिर है ही कि रामकृपाल लालू के वोट बैंक के लिए भी आने वाले समय में घातक सिद्ध होंगे। मैं राजीव प्रताप रूडी। इधर कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से मंत्रालय छीना तो उधर मोदी ने राजपूत वोट बैंक को साधने के लिए राजीव प्रताप रूडी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाकर संतुलन बनाने की कोशिश की। हालांकि राजीव प्रताप रूडी ने महाराष्ट्र चुनाव में मोदी का भरोसा जीता, ये शायद इसी का इनाम था, लेकिन अब मोदी को बिहार में राजीव प्रताप रूडी से उम्मीद है। खास तौर से ठाकुरों का बहुत मोबिलाइजेशन, बहुत ध्रुवीकरण भाजपा के पक्ष में हुआ है, और उसी क्रम में आप रूडी को देखते हैं कि रूडी यहाँ तक पहुँचते हैं। मैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह को इनाम मिला उस समर्थन के लिए जो उन्होंने मोदी को दिया। लोकसभा चुनाव के पहले से ही बिहार में अगर कोई नेता मोदी के लिए आगे आया तो वो गिरिराज सिंह थे। न पद की परवाह की न किसी और की, जब बोले खुलकर बोले। कई बार तो उन्हें बिहार बीजेपी के नेताओं की, खासकर सुशील कुमार मोदी जैसे नेताओं का विरोध झेलना पड़ा, लेकिन गिरिराज ने परवाह नहीं की। ये एक वजह रही कि उन्हें मोदी ने याद रखा और साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में उस भूमिहार वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की जिसका बिहार में अच्छा खासा वर्चस्व है। मोदी ने बिहार में बड़े बदलाव की सियासी चालें चली हैं। परिणाम क्या होंगे ये बात की बात है, लेकिन अब तक का जो अनुभव रहा है वो मोदी और शाह की सियासी चालों के पक्ष का रहा है। लिहाजा शतरंज पर बिछाए गए मोदी के ये मोहरे बिहार में बदलाव की बयार जरूर बहाएंगे। ये मोदी का भरोसा है जो अब तक खरा साबित हुआ है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।